इंडिया कोई जारहियत करता है तो आपको लगता है कि इस मामले पर एपीसी बुलानी चाहिए और जिस तरह ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि बानिए पीटीआई को उसमें शामिल किया जाए, उनकी राय को लिया जाए या फिर एक वीडियो मीटिंग या वीडियो लिंक के जरिए उन्हें शामिल कर लिया जाए, तो क्या ऐसी कोई सोच पाई जाती है या कोई ऑप्शन मौजूद है? जी, बानी पीटीआई जब चेयरमैन थे तो 3 कौमी सलामती की मीटिंग, जिनमें 1 फरवरी 2019 में थी और बाकी 2 2021 में थी, तीनों में मैं खुद मौजूद था। वो तो बतौर वजीर आजम कौमी सलामती की मीटिंग में आने से जो है नहीं आए थे, वहां से मफरूर हो गए थे और हम वहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अफवाज वहां बैठी हुई हैं और वजीर आजम वहां मौजूद नहीं है। और ये 3 दफा हुआ, 1 दफा नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर बतौर वजीर आजम उनके बगैर कौमी सलामती के मामला डिस्कस करके डिसाइड किए जा सकते हैं, तो आज तो उनके पास कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा इशू ये है कि जो कंसेंसस चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में एक बहुत तवाना करारदाद पेश हुई है और बहुत जल्द मेरी तवक्को है कि वज़ीर आज़म जो है वो एक मुश्तरका सेशन बुलाएंगे या कौमी असेंबली को सेपरेटली कॉल करके कौमी असेंबली से भी वैसी ही करारदाद इंशाल्लाह तवाना करारदाद हासिल करेंगे, जहां पीटीआई एक बहुत बड़ी, छोटी तादाद नहीं है उनकी कौमी असेंबली में, तो बड़ी तादाद में मौजूद है। उनके ऊपर ये बारे सबूत है कि वो आए और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले में अपनी संजीदगी साबित करें। बिल्कुल सही। मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है खुर्रम साहब वो पीटीआई के हक में आया है, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि आपने 26वीं तरमीम के जरिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है इस केस को मुकर्रर करने का, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि नशिस्तें किसी भी हालत में पीटीआई को ना मिलें। किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा, और आपको नहीं लगता कि जिस तरह कहा जाता है ये जोर और जबर की सियासत है? जी, लेकिन कानूनी हैसियत ये है कि पीटीआई नाम की कोई जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा उनको नशिस्तें नहीं मिल सकती, सीधी सी बात। तो लिहाजा ये इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला है। मेरी तवक्को ये है कि उसके ऊपर कोर्ट जो है, अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, वो तफसीलन इस पर बात करेंगे। इसमें पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनका भी इशू है, वो भी उठाया जाएगा। और दूसरे जो मामलात, उस वक्त की जो बहुत तनाव वाली अदालती सूरत हाल थी जिसमें ये फैसला आया था, तो अब जबकि हम कह सकते हैं कि कूलर हेड्स आर नाउ अवेलेबल, तो इस सारे मामले को ठंडे दिल से कानून के मुताबिक सोचकर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर फैसला देगा। बिल्कुल सही। सर, आप वजीर तवानाई भी रहे हैं और कल शहबाज शरीफ साहब ने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट होगी, जिससे मुसावकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। हुकूमत सोशल मीडिया इश्तहारात के जरिए मुबारकबादें तो दे रही है कौम को और ये भी बता रही है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि महंगी दरामदी ईंधन वाली बिजली नहीं, अगर आप मुल्की वसाइल से सस्ती बिजली दे रहे हैं तो कौम सवाल पूछती है उस प्रोजेक्ट साहिवाल कोल प्रोजेक्ट का क्या हुआ? उसके बाद जिन्होंने फर्नेस ऑयल के मंसूबे किए वो कौन लोग थे? गर्दिशी कर्जों का ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? कैपेसिटी पेमेंट्स वाला मामला, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी, तो जरूर बात होनी चाहिए। और जिस वक्त साहिवाल का ये फर्नेस ऑयल कोल पावर्ड प्लांट है, जब 2013 और 14 में ये बनाया गया था तो पूरी दुनिया में सबसे कम लागत कोयले से चलने वाले प्लांट्स की थी। उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि 2022 या 23-22 में रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर देगा और वो कोयला जो दुनिया का सस्ता तरीन ईंधन था, कीमत 4 गुना तक जाएगी, जो रशिया ने वो मार्केट रोक दी थी। तो उस वक्त के लिहाज से तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे और आज भी वो जस्टिफाइड है। अब कोयले की कीमत दोबारा जो है वो अपनी एक लोअर सतह पर आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, लेकिन ये जो कोशिश है हुकूमत की कि वो एक मार्केट कायम की जाए, इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको भी होगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को होगा, जो जिनको पूरे मुल्क में जहां से भी सस्ती बिजली को खरीद सकेंगे। और सिर्फ उन्हें, आपके नाज़रीन को समझाने के लिए, उन्हें सिर्फ जो है वो बिजली की ट्रांसमिशन के चार्जेस देने होंगे, बिजली कहीं से भी खरीद सकते हैं। इससे तो यही है कि जब एक कंपटीशन पैदा होगा, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में बिजली खरीदने वाला और सप्लाई करने वाला एक ही यानी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो कि हुकूमत पाकिस्तान है। जब मुसाफकत होगी, कंपटीशन होगा, तो इससे तवक्को ये है कि जो जनरेशन कॉस्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी।
बिल्कुल सही सर। ये बताइएगा, नहरों के मामले पर नून लीग को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। सवाल ये है कि अगर पता था कि इस मामले से पीछे हटना है तो फिर इतना जोर क्यों लगाया गया, एक तरफा फैसले क्यों हुए? और सवाल ये है कि अब चोलिस्तान की नहर तो नहीं बन रही, तो फिर आप चोलिस्तान की सैराकॉप सैराब किस तरह करेंगे? किस तरीके से ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा? जी, हमें चोलिस्तान को सरसब्ज़ शादाब करना है, और इसमें आई थिंक मुशावरत से ज्यादा जो पूरे इशू के मामलात थे, मुस्लिम लीग नून ने एक सोची समझी पॉलिसी के तहत इस सारे इशू को सियासत में नहीं घसीटा, लेकिन हमें फिर सियासत का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा ये एक सबक है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो उतनी ही अहम है जितनी उनकी एक्चुअल प्लानिंग। और ये मामला जो है, जो कि वफाक और सिंध का बन गया, असल में तो सिंध और पंजाब था, वफाक का कोई पानी नहीं है पाकिस्तान के आइन में या कानून में। तो अगर, और ये भी एक हकीकत है कि अगर कोई सूबा अपने पानी के हिस्से में से डाइवर्ट, पूरा हक हासिल है। असल जो क्राइसिस था, जो शायद हम बतौर जमात एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि पूरे मुल्क का पानी कम हो रहा है, सिर्फ सिंध का पानी कम नहीं हो रहा। पब्लिश्ड नंबर्स हैं कि पंजाब में और सिंध में 30 से 35% पानी की कमी हो चुकी है कुछ साल पहले के मुकाबले में। तो जिस बुनियाद के ऊपर 1991 का वाटर रिकॉर्ड हुआ था, उससे तो पानी जो है माहौलियाती तब्दीली की वजह से बहुत कम हो चुका है। तो एक बेहतर तरीका यही है कि ना सिर्फ इस नए माहौलियाती तब्दीली वाले इशू के ऊपर नई वाटर रिकॉर्ड की जाए, नए पानी का एस्टिमेट किया जाए, और उसमें फिर अगर सूबा अपनी को मर्जी से डाइवर्ट करता है तो उसको उसका पूरा कानूनी हक हासिल। बहुत शुक्रिया।